अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सलाउल्लाह महर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर 6 से और हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। उसकी डेफिनेशन को लिखने से पहले एक दो एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्केल है बेटा, और मैंने इस स्केल पर 3 पॉइंट्स मेंशन की हुई है। मैंने इस को नाम दिया हुआ है ए और इसको बी, और बीच में मैंने नाम दिया हुआ है सी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस पॉइंट ए पर अपने हाथ से इसको मूव करवाने की कोशिश करूंगा, तो ये जो स्केल है ये कहां जाएगी? ये पूरी की पूरी स्केल सीधी तरह ऊपर की तरफ जाएगी? नहीं। कहां जाएगी? ये थोड़ी सी इस तरीके से रोटेट कर जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस पॉइंट बी पर अपने हाथ से फोर्स लगा लूं, इसको मूव करने की कोशिश करूं, तो क्या हो जाएगा? क्या यहाँ इस पॉइंट बी पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये पूरी की पूरी स्केल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। क्या होगा कि जब मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, यहाँ से मैं इस स्केल को मूव करने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा कि ये भी इसी तरीके से थोड़ा सा रोटेट कर जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस पॉइंट सी पर जो है ना अपने हाथ से फोर्स लगा लूं, मतलब कि इस स्केल के बीच में, इस स्केल के सेंटर पर, तो क्या हो जाएगा कि ये स्केल जो है वो पूरी की पूरी सीधी तरह ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो पहले जब मैंने पॉइंट ए पर फोर्स लगाया तो यहाँ से उसने रोटेट कर दिया, और जब मैंने पॉइंट बी पर फोर्स लगाया तभी भी उसने रोटेट कर दिया, और जब मैंने पॉइंट सी पर इस स्केल पर फोर्स लगाया तो इसने क्या किया? इसने मूव कर दिया आगे की तरफ, ना कि वो रोटेट हो गई, ठीक है। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट सी है ये इस स्केल की, इस ऑब्जेक्ट की ऐसी पॉइंट है जहां से हम इसको फोर्स लगाएंगे तो वो सीधा मूव कर जाएगी और वो रोटेट नहीं करेगी। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा। कि ऐसी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी पॉइंट जहां पर हम फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो सीधा सीधा मूव कर जाए, सीधा सीधा जो है ना वो मोशन में आ जाए, ठीक है। उसकी जो मोशन हो वो स्ट्रेट हो, और ना कि वो जो है ना वो रोटेट कर जाए, ठीक है। उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अभी हम डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। तो डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो हमने वही बात की कि ऐसी पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट की जहां पर हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा लें तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा लेकिन विदाउट रोटेशन, ठीक है, वो रोटेट नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा। तो एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक जिम का डंबल है, ठीक है। अक्सर जो है ना वो लोग एक्सरसाइज वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इस डंबल पर इस साइड पर फोर्स लगाता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये डंबल जो है वो यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा करूं कि मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगा लूं, इस साइड पर फोर्स लगा लूं, तो क्या हो जाएगा? ये भी थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इस डंबल के बीच में फोर्स लगा लूं तो क्या हो जाएगा? ये सीधा आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डंबल की जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है? वो इस पॉइंट पर है, ठीक है। और एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। मिसाल के तौर पर कि ये एक आदमी है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल भी सीधा खड़ा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वो उसके सेंटर पर होगा, ठीक है। और अगर ये अपने हाथ ऊपर कर रहा है तो क्या हो जाएगा? इस आदमी की बॉडी की जो है वो लेंथ बढ़ जाएगी। अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या ये इसका सेंटर रहेगा? नहीं रहेगा, उसका सेंटर फिर आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि अकॉर्डिंग टू लेंथ हमारा सेंटर जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि इसकी लेंथ पहले थोड़ी सी कम थी तो इसका सेंटर यहाँ था, सेंटर ऑफ मास यहाँ था। अगर उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए तो उसका सेंटर थोड़ा सा चेंज हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बेटा ये हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है।
तो अभी हम चलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। कहता है अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी पॉइंट जिस पर उसका सारा का सारा जो वेट है वो अपीयर हो जाए, वो वहां एक्ट कर दे वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसी पॉइंट को हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्पिनर है। ठीक है। आप कोई लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ जो है ना एक स्पिनर लिया हुआ है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस स्पिनर की बात करूं तो ये एक स्पिनर है और ये सॉलिड है। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको माइक्रो लेवल पे देखें तो ये जो स्पिनर बना हुआ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, एटम से बना हुआ है। अगर हम उस पार्टिकल्स की बात करें बेटा तो उस पार्टिकल पर जो है वो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा जो कि होगा डाउनवर्ड हर एक पार्टिकल पर। ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूं कि इस यहाँ पर जो पार्टिकल है उस पर फोर्स लग रहा है तो मैंने उस फोर्स को नाम दिया F1, और यहाँ जो पार्टिकल है उसको उस पर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का मैंने नाम दिया F2 और F3 F4 इंटू सो ऑन। ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इन सभी फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करना शुरू कर दूं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से जब मैंने इन सभी को हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है ना वो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, एक रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे जो रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है वो इस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है। तो मैंने इसको नाम दिया RF, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। अगर यहाँ जो इस सेंटर पर हमें ये रिजल्टेंट फोर्स मिल गया है, इसको मैं बोलता हूँ यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी पॉइंट है जहां पर इस पूरे स्पिनर का जो वेट है वो लाई करता है, वो यहाँ अपीयर है। ठीक है। ऐसी पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट की जहां पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा वेट जो है वो वहां पर लाई कर दे, वहां पर अपीयर हो, और उस वेट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो वर्टिकली, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम अभी देखते हैं कि सिमेट्रिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना चाहें तो वो किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ठीक है। सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जो हमें मतलब ज्यादातर सेम शेप में मिल सकते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, जो हम अक्सर अपने घरों में यूज करते हैं खाना खाने के लिए। अब इसके शेप की अगर हम बात करें तो इसका जो शेप है वो सर्किल है। ठीक है, ये गोल शेप है। ठीक है। अगर हम इस प्लेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा और वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है। अगर हम नॉर्मली सर्किल की बात करें तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ होगा, वो उसके सेंटर पर होगा। उसके बाद अगर मेरे पास एक बुक पड़ा हुआ है या मेरे पास एक डायरी पड़ी हुई है, अगर मैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना चाहूँ तो वो किस तरीके से करूंगा। तो यहाँ तो ठीक है, हमें मालूम हो गया कि ये सर्कल है तो उसका सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो है ना एक तरीका होता है, उस तरीके को हम जो है ना वो यूज करके यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं। अब क्या होता है कि हमें ये करना होगा कि जो सामने वाले कोने हैं, अपोजिट कोने हैं किसी शेप के, तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद ये सामने वाले कोने हैं, इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन के थ्रू। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों जो लाइन हमने ड्रॉ की थी तो वो दोनों ही एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, एक दूसरे को जो है ना वो क्रॉस कर रही है। तो वो जो पॉइंट होगी जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो ही पॉइंट होगी उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा। अगर आप इस तरीके से नहीं फाइंड कर सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अक्सर जो है ना ऐसे ही बैठे बैठे होते हैं और अपना बुक जो है वो अपनी एक उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसी आ जाती है जहां पर हमारा जो पूरा का पूरा बुक होता है वो एक उंगली पर बैलेंस हो जाता है, वो गिरता नहीं है। ठीक है। वही पॉइंट होती है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा। अब उसके बाद कुछ और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। अगर
इस सिलेंड्रिकल शेप की बात करें तो बेटा इसमें दो हमारे जो शेप हैं वो मर्ज हैं बेसिकली, ठीक है। वो कौन से, एक तो ऊपर देखा जाए तो ये एक सर्किल है, नीचे भी सर्किल है, मतलब एक शेप सर्किल का हो गया। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप भी है, मतलब ये दोनों शेप्स की कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ठीक है। अगर इसकी जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मालूम करनी हो तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ऊपर वाले जो सर्कल होता है, ऊपर वाला जो सर्कल होता है उस पर हम एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब कि इसका हम एक डायामीटर की जो है लाइन है वो ड्रा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक और सीधी डायामीटर की लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ नीचे जो हमारे पास एक सर्किल बना हुआ है या ये जो स्फीयर है, तो इस पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से भी हम जो है ना एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से भी सीधी हम एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए बेटा तो ऊपर वाला जो सर्किल था हमारा उस पर भी ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, और नीचे वाला जो सर्किल है उस पर भी ये दोनों पॉइंट आकर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि इन दोनों पॉइंट पर, मतलब कि जो इंटरसेक्ट वाली पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन दोनों को आपस में एक और लाइन से हम जो है ना इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो बीच वाली लाइन हमारे पास आ गई, इसका जो सेंटर होगा वो ही होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि अगर हमें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसका पहले हम सेंटर निकालेंगे, देखेंगे कि सेंटर कहाँ पर है, और नीचे वाला जो उसका बॉटम होगा उसका भी सेंटर हम निकालेंगे। उसके बाद उन दोनों सेंटर्स की आपस में हम कनेक्शन लेंगे, और उसके बाद उस बीच वाली जो लाइन हमारे पास आ जाएगी उसका जो सेंटर होगा वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। तो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है बेटा, तो अगर हम इस शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो जैसे कि हमने बुक का किया था, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप अपोजिट जो साइड वाले कोने हैं उनको आपस में एक लाइन से हम जो है ना वो मिलाने की कोशिश करेंगे, फिर दोनों अपोजिट कोने जो है उनको जाके एक लाइन से मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ही जो लाइन है ये इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, यही पॉइंट होती है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप्स। अब इर्रेगुलर शेप्स जो होते हैं उसकी अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना चाहें तो वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। इसकी हर एक जो एंगल है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस किस्म का अगर हमारे पास शेप आ जाता है तो उसकी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारे पास इस ट्राइंगल की तीन साइड्स आ गई है, इन तीनों ही साइड्स का हम सेंटर निकालेंगे। मिसाल के तौर पर ये साइड है, इसका सेंटर यहाँ होगा, और ये साइड है, इसका सेंटर यहाँ होगा, और ये साइड है, इसका सेंटर यहाँ होगा। पहले हम इन तीनों ही साइडों का सेंटर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ उसका सेंटर बनता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये जो कोने हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल के जो कोने हैं हम उनसे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि अपोजिट साइड वाले सेंटर को जाकर टच करेगी, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि हमने इस कोने से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि यहाँ अपोजिट इसकी जो ये साइड है उसका जो ये सेंटर है उस पर जाकर वो टच कर रही है, जाके उनसे मिल रही है, ठीक है। उसके बाद एक और कोने से हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहाँ आकर इस साइड वाले इस सेंटर पर उसने टच कर दिया। उसके बाद ये जो मतलब कोना है इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कोई अपोजिट साइड वाली जो लाइन है उसका जो सेंटर है उससे जाकर उसने टच कर दिया, ठीक है। अगर हम इन तीनों लाइंस को देखें बेटा तो ये तीनों ही किसी एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट होती है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर हमें किसी इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें इरेगुलर शेप की मालूम करनी होगी तो इसके लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होगी। अगर के किसी कोने के सामने कोई और कोना हो
तो हम उन अपोजिट कोनों को आपस में क्या करेंगे, जो है ना मिलाने की कोशिश करेंगे किसी लाइन के थ्रू। अगर किसी कोने के सामने कोई कोना नहीं है, जैसे कि इस केस में, तो हम क्या करेंगे, अगर उस कोने के अपोजिट साइड में जो लाइन बनती है, उस लाइन का जो सेंटर होगा, हम उस कोने से एक लाइन ड्रा करेंगे उस साइड के सेंटर तक। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है ना वो इरेगुलर शेप की जो है ना वो लाइंस ड्रा करेंगे और उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा, जो कि हमारे बुक से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इस किस्म का एक शेप आ गया है। ठीक है, अगर इस किस्म के शेप की हम बात करें तो इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दो कोने देखें तो ये अपोजिट है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके सामने हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद इस कोने की बात करें बेटा, तो ये कोना और ये कोना, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया। अगर इस कोने की बात करें बेटा, तो ये कोना जो है ये यहाँ अपोजिट नहीं है, ये इससे साइड में है, तो यहाँ अगर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इसके सामने क्या है, ये साइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस साइड का जो सेंटर होगा, इस कोने से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस सेंटर को जाकर हिट कर देगी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए बेटा, तो यहाँ जो है वो ये तीन लाइंस आपस में इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, ज्वाइन हो रही हैं, तो ये जो पॉइंट बनेगी हमारी, यही होगी इस शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस तरीके का जो शेप है वो हमारे पास जो है ना वो बुक में एग्जांपल के बेसिस पे दिया हुआ है बेटा। ठीक है, पहले ये क्या करता है कि ये जो शेप है, कोई पेपर है या XYZ जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है इस तरीके के शेप का, तो उसने क्या किया है कि उसने सबसे पहले उसको किसी पिन से होल्ड किया हुआ है। उसके बाद उसने उस पिन में से एक धागा लिया है, एक धागे को उसने ऊपर बांध लिया और उस धागे में नीचे वेट बांध दिया, ताकि हमें क्या मिल सके, एक स्ट्रेट लाइन मिल सके, एक हमें इमेजिनरी लाइन मिल सके। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या किया है कि ये जो कोने हैं इसके, देखिए बेटा ये कोने, अब इन कोनों में से उसने सुराख कर दी है और उसके बाद उन होल्स में उसने धागे क्रॉस कर दिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ है कि अगर आप देखें तो बेटा ये धागा जो है यहाँ से जाकर यहाँ क्रॉस हो रहा है और ये धागा यहाँ से जाकर यहाँ क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस वेट वाले धागे को देखें और ये जो क्रॉसिंग वाले धागे हैं दो, इनको देखें तो ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगी इस ऑब्जेक्ट की, इस शेप की, ये होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो यही एग्जांपल हमारे पास अपने जो 9th क्लास का जो बुक है उसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर दी हुई है और इस तरीके से हम इरेगुलर शेप का जो है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।